हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ये दरोगा प्रीवियस ईयर साइंस का सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने सेट नंबर 1 आपको करवा दिए हैं। ठीक है, जो 20 क्वेश्चंस का जो सेट होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में बना होगा, JSSC CGL और साइंस करके लिखा होगा। ठीक है, उसमें देखिएगा जाके। और ये अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में मिल जाएगा, सेट नंबर 2। ठीक है, और प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, देखिए आपके आपके सपोर्ट की वजह से ही ये मतलब वीडियो 2 3 4 डेली जो भी डिमांड है आपको पूरा करेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग खुद देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि दूध की घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है दूध का घनत्व को मापने के लिए, आपको पता ही होगा। उसको मापने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर का उपयोग। किसका? लैक्टोमीटर का उपयोग। अगर बात आती है इसका, देखिए दूध दूध से दही बनता है ना। जैसे अगर पूछ दे कि दूध से दही जो बनता है वो बनता है आपका रेनिन। रेनिन रेनिन एक क्या बोलते हैं, रेनिन एंजाइम है, उसके थ्रू से आपका दूध से दही बनता है। और ये जो रेनिन है वो स्टोमक मतलब अमाशय जो पेट बोलते हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, और दूध से दही बनने ये हो गया। और दूध में केसिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन होता है, जो कि केसिन परमैंगनेट कुछ ऐसे करके होता है। वो दही उसको जब दही में बनता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि दूध से दही रेनिन रेनिन एंजाइम से बनता है। ठीक है, और रेनिन एंजाइम आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका पेट में मतलब आमाशय में, और दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगर हाइड्रोमीटर का, तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आपेक्षिक घनत्व की माप होती है। ठीक है, और बात करते हैं अगर बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, आपको पता ही है, प्रेशर को। और भूकंप मान होता है ये रिएक्टर से, रिएक्टर इसकी माप होती मतलब यूनिट, और मतलब रिएक्टर पे इसकी मापन होती है। कितना मतलब कितना सेंसिटिव है, कितना हाई है, वो रिएक्टर पे होता है। और इसकी सिस्मोमीटर से इसकी माप होती है। किससे? सिस्मोमीटर से। सिस्मोमीटर। ठीक है, सिस्मोमीटर से इसकी माप की जाती है। बात करते हैं अगर दूसरे क्वेश्चंस की, तो दूसरा क्वेश्चंस आपके सामने है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी आपकी, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये है महाधमनी। ठीक है, महा मतलब सबसे बड़ा और धमनी। ठीक है, तो सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी है। क्वेश्चंस नंबर 3, जहाँ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत होगी हम कर देंगे। ठीक है, डिपिथीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? डिपिथीरिया एक बीमारी है जो शरीर को किस हिस्से को मतलब करता है? ये गला को करता है। जैसे गलसुआ हो जाता है, आप देखिएगा किसी किसी का मतलब कि कुछ ऐसा वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है कि वो उसका गला जो है ना दोनों साइड वो बड़ा हो जाता है, मतलब कि एकदम पूरा फूल जाता है। ठीक है, जिसको गलसुआ भी बोलते हैं। तो ये डिपिथीरिया नामक बीमारी गला में होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 की। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर होता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर खट्टा हो जाता है तो वो एसिडिक के तरफ जाता है। किधर? एसिडिक के तरफ। ठीक है, मतलब अम्लीय नेचर को वो एक्वायर करता है ना। कोई भी चीज़ अगर खट्टा हो रहा है तो अम्लीय नेचर का मतलब है जो पीएच मान है ना वो 7 से कम होने लगेगा। ठीक है, अगर 7 पे है तो न्यूट्रल होता है। 7 से अगर इधर जा रहा है 8 की तरफ तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, अगर 7 से इधर कम हो रहा है तो वो अम्लीय होता है। तो दिमाग लगा लेना है कि जब दूध खट्टा हो रहा है मतलब अम्लीय बनेगा, तो वो 7 से उसका पीएच मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 6 से कम होगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। उसका पीएच वैल्यू 6 से कम हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु है, मतलब जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का बात पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा टंगस्टन जो है, जो आपका जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जैसे जो घर में आप बल्ब यूज कर रहे होंगे, जो वो जो लो कॉस्ट वाला बल्ब होता है जो, ठीक है, जो येलो कलर वाला बल्ब होता है ना, यहाँ पे जो टंगस्टन जो यहाँ पे फिलामेंट टाइप का लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें टंगस्टन का होता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसकी मतलब होती है। ये क्या बोलते हैं इसको, आपकी बॉइलिंग पॉइंट है ना, मतलब कि गलनांक पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 6, ज्वारीय शक्ति का उदाहरण क्या है? ज्वारीय शक्ति का उदाहरण पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ज्वारीय शक्ति का उदाहरण आपका होगा पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत। पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत, इसको याद रख लीजिएगा। पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, देख लीजिएगा सेट नंबर 2 उठा के दरोगा का। तो पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत जो है वो ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है, ठीक है। मतलब इससे दोबारा ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, आई थिंक। स्नेहन का एक आम तरीका है। स्नेहन का एक आम तरीका है। तो स्नेहन जो होता है ना, स्नेहन मतलब इसको चिकना से आप समझ सकते हैं, मतलब इसको चिकना बनाने से होता है। तो चिकना तो घर्षण को कम कर देगा, तो स्नेहन क्या है? घर्षण को कम करने का एक आम तरीका है, ठीक है। घर्षण फ्रिक्शन लेस मतलब शेर पूंछ मकाक प्रजाति से है। शेर पूंछ मकाक प्रजाति से है, इसको याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। एंडेमिक इसका आंसर होगा, एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक जो है वो शेर पूंछ मकाक प्रजाति से है, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, कहीं फिर से रिपीट कर दे क्वेश्चंस को तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार देखना जरूरी है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है। यूरिया का फार्मूला होता है CH4N2O, ठीक है। CH4N2O ये यूरिया का केमिकल फार्मूला है ना। अब पूछा जा रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो देखिए 100% अगर है कोई भी चीज़, उसमें 46% आपका क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। इसमें 46% मात्रा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है, मान लो यूरिया 100% है ना, तो उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो 46% होगा। तो यहाँ एक के रेस्पेक्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.46। परसेंटेज में पूछता तो 46%, ठीक है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये नाइट्रोजन की मात्रा वो कितना होती है? 46%, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन रजत का मिश्र धातु है। मतलब जर्मन रजत में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं, कौन कौन से धातु से मिलकर जर्मन रजत बने हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो जर्मन रजत को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है निकल सिल्वर। क्या नाम है? निकल सिल्वर, है ना, निकल सिल्वर। जिसमें कि कॉपर जो आपका है वो 60% होता है, ठीक है। जिंक जो आपका है वो 20% होता है, और निकल जो आपका है वो भी 20% होता है, ठीक है। तो ये कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना है जर्मन रजत, जिसको निकल सिल्वर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जाएगा आपका कॉपर, जिंक और निकल। अगर इसका कंपोजिशन पूछ दे तो कॉपर 60 है, ठीक है। अगर जिंक पूछे तो ये 20 है, और ये निकल भी आपका 20 है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सभी खाद्य श्रृंखलाएं से शुरू होती है। तो सभी खाद्य श्रृंखलाएं सूर्य की ऊर्जा से शुरू होती है, ठीक है। कोई भी खाद्य श्रृंखला को बनने के लिए उन्हें सूर्य की ऊर्जा जरूरी है, ठीक है। तभी जाके वो मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को कहा जाता है। तो देखिए इसमें सब कोई ना वृक्षारोपण टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में हम भी जब सोच रहे थे तो आंसर होता वृक्षारोपण, लेकिन नहीं। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वनीकरण होगा। देखिए जंगल लगा रहे हैं, जंगल मतलब एक, इसको जंगल को वन भी बोलते हैं ना। जैसे देखिए जंगल में आप वन लगा रहे हैं तो वन से ही जंगल बनेगा। तो वनीकरण मतलब होता है, देखिए जंगल बनाने के लिए वन की बहुत ज़्यादा, पेड़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो आप 20 पेड़ लगा के छोड़ दीजिएगा तो बोलेंगे हम वृक्षारोपण किए, ठीक है। चलो ठीक है, 2 पेड़ भी लगाएं तो वृक्षारोपण किए। लेकिन आपको जंगल लगाना है तो एक क्राइटेरिया है, एक एरिया है, एक तरीका है, उसको फुलफिल करना है। इसलिए इसको जंगल लगाने की, बंजर भूमि को पेड़ लगाने को कहा जाता है वनीकरण। क्या कहा जाता है? वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आ गया फिर वही, दूध पानी का पीएच स्तर है। क्या है यार ये क्वेश्चन नंबर अजीब है। शुद्ध पानी, अच्छा सॉरी दूध पढ़ रहे हैं हम, सॉरी मिस्टेक हो गया। शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है? शुद्ध पानी का, पहला क्वेश्चन में दूध आ गया था तो दिमाग में दूध ही घूम रहा है। शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या है? तो शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या है आपका? 7 है, ठीक है। ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, ठीक है। वो क्या है? उसका पीएच मान 7 होता है शुद्ध पानी का।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था। देखिए ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसको बिग बैंग थ्योरी जो है इसको महाविस्फोटक की सिद्धांत की थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत लिख लीजिएगा आप लोग। महाविस्फोटक सिद्धांत से ही हमारा जो ये बना है, ये जो स्काई आकाश जो बना है वो महाविस्फोटक सिद्धांत से ही बना है। ठीक है, एक बहुत बड़ी मतलब क्या बोल सकते हैं, वो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा घनत्व की एक पिंड था। ठीक है, जिसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद उसमें क्या बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रोनो। क्या बना? न्यूट्रोनो। और ये घटना लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ है। कब हुआ है? 15 अरब वर्ष पहले हुआ है ना। और ये यहाँ नज़दीक में अगर आप देखा जाए तो बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था, तो ये 14.7 अरब साल जो है ये होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर में क्या है? 13.7 अरब साल। तो आप इसी को सही मानिए। ठीक है, एक दो जगह और हम देखे हैं, इसका 13.7 अरब साल ही मतलब वो कंसिडर करता है आंसर में। तो आप इसको बेधड़क 13.7 अरब साल अगर ऑप्शन में रहे तो आप मार सकते हैं। और लेकिन अगर जो मतलब नज़दीक में आ जाए उसको आप टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 13.7 रहेगा तो आप इसको बना लेंगे। अब ये जो महाविस्फोटक थ्योरी है वो दिया कौन था? मतलब बिग बैंग थ्योरी दिया कौन था? ये दिया था बेल्जियम का पादरी थे। कौन थे? बेल्जियम के पादरी थे। ठीक है, जो पादरी बोलते हैं जो चर्च वगैरह में रहते हैं, बेल्जियम के पादरी थे। उसका नाम था, याद रख लीजिएगा, जॉर्ज लेवो जेरे। जॉर्ज लेवो जेरे, इसने दिया था बिग बैंग की थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जॉर्ज लेवो जेरे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 13.7, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर क्या है कि एक आंत्र परजीवी है, तो टेप वार्म में इसका आंसर होगा। क्या होगा? टेप वार्म इसका आंसर होगा। ये परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 16, श्वेत रक्त कोशिका के लिए एक नाम क्या है? मतलब श्वेत रंग कोशिका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का ये। श्वेत रंग कोशिका, इसको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल, इसी को बोलते हैं WBC। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही हमारी जो है ना रोगों से लड़ने की रक्षा प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है या फिर उसकी क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, लड़ने की शक्ति देता है। वाइट ब्लड सेल, इसका एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल का एक और नाम है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। बात करते हैं अगर एंथ्रोसाइट का, इसको बोलते हैं RBC। क्या बोलते हैं? RBC, एंथ्रोसाइट को। RBC का मतलब क्या? रेड ब्लड सेल। RBC का क्या मतलब? रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको अगर आपसे पूछ दे यही क्वेश्चंस कि यहाँ जहाँ लिखा हुआ है श्वेत, वहाँ लिख देगा ओनली इतना कि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम क्या है, तो आपको मारना पड़ेगा आंसर एंथ्रियोसाइट। अगर पूछ दिया श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम क्या है, तो आप मार दिए ल्यूकोसाइट। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे अब माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में पावर हाउस को पता नहीं, मतलब कि यहीं से एनर्जी जनरेट होती है। जो हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, जो हम बोल पा रहे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल है, जो सेल जो होता है सेल कोशिका, इस सेल कोशिका के अंदर एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इस पूरी सेल में जो एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जो मिलती है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू से मिलती है और उसके थ्रू से हमारे पूरी बॉडी में मिलती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। इस यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है, ग्रेव्स चक्र। कौन सा चक्र? ग्रेव्स चक्र। ये एग्जाम में पूछता है कि मतलब कि एनर्जी बनाते वक्त कौन से चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, तो वो आपको ग्रेव्स चक्र पे टिक मारना है। ठीक है, और 38 ATP मिलके एक एनर्जी बनाते हैं। कितने? 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट।
फेट, देखिए स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए एडिनो ट्राईफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलकर बनाते हैं ये, है ना। तो आपको इतना चीज़ें पावर हाउस के बारे में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एटीपी बनते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला यूरेनियम खदान है, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से दे सकते हैं। ये आपका कहाँ है, जादूगोड़ा का खदान है, ये आपका झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है। बात करते हैं अगर कोल्लूर या कोलार, कोल्लूर या कोलार अगर जो हम समझ पा रहे हैं, कोल्लूर या कोलार, तो ये कर्नाटक के गोल्ड माइंस है, कर्नाटक की सोने की खदान है, गोल्ड माइंस, ठीक है। इसी के ऊपर केजीएफ बनता है, ठीक है, कोलार गोल्ड फिल्म, शायद कोलार गोल्ड फिल्म, है ना। डिगबोई, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है डिगबोई ये असम की बात हो रही होगी, है ना, डिगबोई असम की। क्वेश्चन नंबर 18, एक तितली के आकार का ग्रंथि है, एक तितली के आकार का ग्रंथि है, ठीक है, तो इसका थॉराइड ग्रंथि जो है उसका आकार होता है तितली के रूप का। कैसा होता है, तितली के रूप का आकार होता है थॉराइड ग्रंथि का, है ना, तितली के रूप का आकार होता है थॉराइड ग्रंथि का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा थॉराइड ग्रंथि। चलते हैं क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सबको बता देंगे आपको हम अगले सेशन में। प्रकाश की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। इंद्रधनुष जो रेनबो जिसको बोलते हैं, है ना, रेनबो, वो आपके आकाश में जो बनती है वो कौन सी घटना के कारण बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्तन, अपवर्तन और फैलाव, ये तीनों घटनाओं के कारण ही आपका ये बनता है, ठीक है। अगर आप अपवर्तन मारते, अगर इस ऑप्शन में ये नहीं रहता तो आपका आंसर अपवर्तन बिल्कुल सही था। अगर ये ऑप्शन में अपवर्तन नहीं रहता तो फैलाव सही था। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में दिया गया है अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव, तो ये आंसर आपका 100% सही होगा, है क्या, ठीक है। तो प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण है, कौन सा उपकरण है जो परमाणु ऊर्जा पैदा करती है, क्रूसिबल, फ्लोरेंस फ्लास्क, रिएक्टर या बीकर। इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर कमेंट में देना है। देखते हैं कम से कम 20 लोग तो कमेंट करेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली ऑप्शन लिख दें, ठीक है। अगले सेशन में इस क्वेश्चन का डिटेल करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगता है आप कमेंट करके बेधड़क बता सकते हैं कि ऐसे रखिए, ये सुधार करिए, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। और अगर प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें भाई।